अरे बच्चों, इससे पहले के जो सेशन था लास्ट, उसमें मैंने तुमको किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दिखाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने में दिक्कत ये थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता ही नहीं है। तो फैराडे ने कॉन्सेप्ट लिया। फैराडे ने कॉन्सेप्ट किसका लिया था? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, विद्युत बल रेखाएं। उस विद्युत बल रेखाएं होती क्या है? वो एक क्रिएशन है। किसका क्रिएशन है? फैराडे का। फैराडे ने इसकी जो कल्पना की विद्युत बल रेखाओं की, वो इसलिए की कि विद्युत क्षेत्र को विजुअलाइज करने के लिए कि किस प्रकार अगर ये दिखता तो कैसा दिखता। जैसे वायर में करंट बहती है, आप जानते हैं, हमें नहीं दिखाई देती। अगर हम उसको उसमें करंट बहती भी दिखाएंगे तो कैसे विजुअलाइज करते हैं? हमने एक सिंबल बनाया, एक एरो लगा दिया, तो इससे लगता है कि करंट बह रही है। तो इसी प्रकार का एक विजुअलाइजेशन है जो फैराडे ने किया था, और उसके क्या क्या गुण थे, किस ढंग से उस विजुअलाइजेशन, क्योंकि जब हम किसी विजुअलाइजेशन को समझते हैं तो उसने जो जो टर्म्स उसमें यूज़ किए हैं हमें उनको ग्रेस्प करना होता है। जब हम उनको याद कर लेते हैं तो हम समझ जाते हैं, और जो जो वो उसने विजुअलाइजेशन में जो जो उनके प्रॉपर्टीज़ गुण बताता है तो उनको भी याद करना पड़ता है। उसी की मदद से हम उस विजुअलाइजेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो फैराडे का विजुअलाइजेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के मामले में था विद्युत बल रेखाओं की मदद से, वो मैंने पिछले वाले क्लास में आपको बताया। आज हम ऐसा करते हैं, अब विद्युत क्षेत्र को अंकों में निकालना, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता क्या है, कितना होगा। एक बार से पुराने वाले वीडियो को और देखना पड़ेगा, उसके बाद ये सब तो थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि बीच में थोड़ा सा 1-2 दिन का गैप हो गया है। तो आज हम विद्युत क्षेत्र को अंकों में कैसे प्रदर्शित करेंगे, ये हमें सीखना है। तो आप देखिए, जैसे मान लिया विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र कैसा भी हो सकता है, ये एक समान भी हो सकता है, ये असमान भी हो सकता है। पिछली बार मैंने बताया था विद्युत बल रेखाओं में कि अगर एक समान विद्युत क्षेत्र को दिखाना है तो हम समांतर रेखाएं लेंगे सीधी, और बराबर बराबर उनके बीच की दूरी होगी, क्योंकि बीच की दूरी का भी वहाँ पर एक मीनिंग है। अगर बल रेखाएं नज़दीक नज़दीक हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड को दिखाएंगी। बल रेखाएं दूर दूर हैं तो वो वीक, कमजोर फील्ड को दिखाएंगी। डायरेक्शन, बल रेखाओं की दिशाएं एक ही ओर है, इसका मतलब उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशाएं एक ही ओर है। तो इस प्रकार का विजुअलाइजेशन फैराडे ने किया। अब देखिए, यहाँ पर मान लिया विद्युत क्षेत्र है, मैं इस बिंदु पर P पर ये जानना चाहता हूँ कि विद्युत क्षेत्र की कितनी प्रबलता है, तीव्रता कितनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कूलम की अप्रोच है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नोट्स में आपको इसके पहले ही भेज चुका हूँ व्हाट्सएप के माध्यम से, आप केवल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र दिखाना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज Q0 रखते हैं। इसको मैं टेस्ट चार्ज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका अपना कोई फील्ड नहीं है, इतना छोटा ये चार्ज है कि हर चार्ज का आप जानते फील्ड होता है। हम इसका उपयोग करके फील्ड की तीव्रता निकाल रहे हैं, हमें इसके फील्ड से कोई मतलब नहीं है। तो इस चार्ज को इतना छोटा हम लेते हैं कि इसका खुद का कोई फील्ड ना हो, बस ये फील्ड को एक्सपीरियंस कर सके। तो जैसे ही मैं Q0 को यहाँ रखता हूँ, मान लिया Q0 क्योंकि धनावेश है, इसके लिए टेस्ट चार्ज को हम धनावेश ही लेते हैं। तो अगर हमने मान लिया यहाँ पे रखने पर इस पर F बल लगा इस दिशा में, तो जिधर को धनावेश टेस्ट चार्ज पर बल लगता है, इसका माने इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र भी इधर को ही है, और वो कितना है, ये जो F है ये Q0 पे लगा, तो एकांक पर कितना बल लगेगा, F/Q0। इसी को मैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहूँगा। इसका माने किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस बिंदु पर प्रति एकांक आवेश लगने वाला बल, ये पूरा अगर एज ए होल इसको पढ़ूं तो ये है, दिस इज द बल प्रति एकांक आवेश, इस पे लगने वाले बल को ही हम तीव्रता कहेंगे। अर्थात यदि कोई टेस्ट चार्ज किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा, पहली बात तो उस पर बल लगेगा, तभी तो पता लगेगा विद्युत क्षेत्र है वहाँ। और बल अगर लग रहा है तो आप ये निकालेंगे उस बिंदु पर
एकांक आवेश पर कितना बल लगता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, क्यू नॉट आवेश रख के उस पर बल F है तो एकांक पे इतना लग गया। इससे इसकी यूनिट आ जाएगी न्यूटन प्रति कूलम। अच्छा, ईपी, ये जो विद्युत क्षेत्र है ये एक प्रकार का बल ही है, एकांक आवेश पे लगने वाला बल। तो इसकी दिशा किधर को हम दिखाएंगे, तो जिधर को धन आवेश पर बल लगा, क्योंकि क्यू नॉट जो है वो धन आवेश है और यहाँ पर इस पर इधर को बल लग रहा है, तो विद्युत क्षेत्र भी इधर को होगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा और बल की दिशा, अगर मैं इस पे ऐसे वेक्टर लगाया तो इसका माने क्या हो गया, ई की दिशा वही जो एफ की दिशा। ठीक है, तो यहाँ तक। अब इसको उल्टा भी समझ सकते हैं। मान लिया इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है इधर को, अब उल्टा ले रहे हैं। अभी तक हमें विद्युत क्षेत्र नहीं पता था, हमने आवेश रखा, बल निकाला। अब हमें विद्युत क्षेत्र पता है और मैंने यहाँ पर कोई चार्ज Q रख दिया, क्योंकि विद्युत क्षेत्र यहाँ है और Q आवेश इस पर रख दिया है, तो इस पर अब बल लगेगा। और ये बल कितना होगा, E। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, एकांक आवेश पर लगने वाला बल। तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल E है, तो Q आवेश पर कितना लगेगा, Q। ये कुछ नहीं है, इस समीकरण से E F बराबर Q ऐसे करके भी आ सकता है। अच्छा देखिए, आप अगर धनावेश है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश पर लगने वाले बल की ही दिशा होती है, तो F बराबर Q। तो हमको उल्टा सीधा दोनों आना चाहिए। अगर विद्युत क्षेत्र नहीं पता है, पता लगाना है, तो कैसे करेंगे, विद्युत क्षेत्र पता है तो बल निकालना है, तो कैसे हम निकालेंगे। अगर मान लिया किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E है, तीसरा एग्जांपल देखिए, क्योंकि आवेश दो प्रकार का होता है। अब यहाँ पे मैंने कोई माइनस Q आवेश रख दिया, तो E क्या है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल। आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करके याद कर सकते हैं, एक किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस बिंदु पर एकांक आवेश में लगने वाला बल है। तो इसका मतलब यहाँ पर एकांक आवेश में कितना बल लगेगा बच्चों, E। तो Q आवेश पर कितना लगेगा, QE। ठीक हो गया, जैसे ये है इसी प्रकार। लेकिन अब क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धनावेश पे लगने वाले बल की दिशा होती है। तो माइनस Q आवेश है, तो इस पर किधर को बल लगेगा, उसको उल्टा। इसका मतलब कि मैं जैसे ही मैंने माइनस Q आवेश यहाँ पर रखा, तो इस पर इधर को बल लगेगा। तो यहाँ पर इन दोनों का संबंध विपरीत हो गया। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर आपने माइनस Q रख दिया। ध्यान रखना है, धन आवेश पर बल हमेशा विद्युत क्षेत्र की ओर लगता है, ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की उल्टी लगता है। और कितना लगता है, QE। यहाँ Q चार्ज है और E उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है। तो इस प्रकार किसी भी जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का ये बेसिक स्ट्रक्चर है। माने अगर आपको कोई तरीका नहीं मिल रहा है, तो ये तरीका तो है ही है। जब कभी, क्योंकि मेरे को इसमें मिटाते रहना पड़ेगा। अगर आप किसी पिक्चर को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। देखिए, अब हम यहाँ पर इसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कि विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं, हम ऐसा करते हैं। अभी तक जो विद्युत क्षेत्र था वो किसका था ये नहीं पता था, बस विद्युत क्षेत्र था। हमारा उद्देश्य विद्युत क्षेत्र किसका है ये जानना नहीं था, विद्युत क्षेत्र अगर है तो कितना है यहाँ पर ये निकालना था। अब हमें यह भी दिया गया है कि कोई आवेश Q है और इसका विद्युत क्षेत्र बन गया है, और हमें यहाँ पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। आवेश Q ऊपर है, तो यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। यानी कि इस वाले विद्युत क्षेत्र का जन्मदाता ये आवेश है। और आप जानते हैं कि कोई भी बिंदु आवेश जब होता है तो फैराडे ने उसका विद्युत क्षेत्र कैसे बताया था, ऐसे बल रेखाएं ऐसी तो बताई थी। रेडियली त्रिज्या के अनुदिश बाहर को निकलती हुई। इसका माने ये तो स्पष्ट हो रहा है इस चित्र को देख के कि इस Q से, देखिए फैराडे के पिक्चर का फायदा कि हमको कम से कम ये तो पता है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र किधर को होगा, P पर।
बस अभी कितना होगा ये हमें और निकालना है। तो यहाँ पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है तो मैंने अभी बताया था विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उस बिंदु पर एक टेस्ट चार्ज रख देंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और इस पर कितना बल लगेगा, इधर को लगेगा एफ कितना हो जाएगा बच्चों, क्यू इस पर बल लगाएगा। मान लीजिए जो P है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है Q से R दूरी पर है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे R स्क्वायर, कितना बल लगेगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बच्चों, ये F बल किस पर लगा, Q नॉट पे, तो एकांक पे कितना लगेगा F/Q नॉट, अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे R स्क्वायर अपॉन Q नॉट से Q नॉट कट गया। तो इस प्रकार से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। इससे क्या अभिप्राय हम समझे कि किसी भी आवेश Q से R दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो उसका सूत्र है। देखिए इस सूत्र को, ये विद्युत क्षेत्र, इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो ना केवल Q पर निर्भर कर रहा है, ये Q कितना स्ट्रांग है, बल्कि ये R पर भी निर्भर कर रहा है। लेकिन एक खास बात और, अगर मैं इस Q को डबल कर दूं तो विद्युत क्षेत्र भी यहाँ पर डबल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं दूरी को डबल कर दूं तो क्योंकि दूरी का स्क्वायर है तो विद्युत क्षेत्र 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो R पर इसका निर्भर ज्यादा है। इसका माने आवेश को दुगना करने के बजाय अगर मैं दूरी आधी कर दूं तो विद्युत क्षेत्र की प्रबलता ज्यादा तेजी से मैं बढ़ा सकता हूं। तो किसी बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा, विद्युत क्षेत्र क्योंकि सदिशार्थी है, तो ये जो एक्सप्रेशन आया ये यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण बता रहा है। लेकिन अगर आपको इसकी दिशा भी जाननी है तो दिशा तो हमने दिखाई रखी, स्पष्ट है। धन आवेश है, अगर धन आवेश है तो विद्युत क्षेत्र अवयव होगा बाहर की ओर को, और ऋण आवेश है तो ये अंदर की ओर होगा। इसको आप वेक्टोरियली दिखाना चाहें, क्योंकि हम वेक्टर इक्वेशन उन्हें कहते हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों ही होता है एक साथ। अगर आप चाहें तो वह भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेक्टर, जैसा हमने कूलॉम के नियम में वो का वेक्टर स्वरूप देखा, इसी प्रकार से इसका भी एक वेक्टर स्वरूप मैं आपको पुनः दिखाता हूँ। थोड़ा सा इसमें हमें मान लीजिए O है, यहाँ पर Q है, सभी लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये बिंदु O है, इस पर आवेश Q रखा है और इसको मैंने मूल बिंदु मान लिया है, और इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ पे बिंदु P का स्थिति सदिश R ले लिया है और यहाँ पर मुझे विद्युत क्षेत्र बताना है। तो अभी आपने देखा था R दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। इसका माने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, और दिशा किधर को है, इस विद्युत क्षेत्र E की दिशा किधर को, जिधर कोई वेक्टर R की दिशा है। और किसी वेक्टर की दिशा माने, याद कीजिए उसी टॉपिक को एक बार फिर से देखिएगा, किसी वेक्टर R की दिशा, क्योंकि परिमाण तो आ गया है, अब केवल दिशा रह गई। मुझे यहाँ अगर मैं वेक्टर लगाता हूँ तो मुझे यहाँ पर दिशा दिखानी पड़ेगी, और मुझे पता है कि इस विद्युत क्षेत्र की दिशा इस वेक्टर R की ही दिशा है। तो वेक्टर R की दिशा कैसे निकाली जाती है, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, और किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर को उसी के मॉड से हम डिवाइड कर दें। तो इसको शॉर्टकट में R कैप भी कहते हैं। अगर मैं इसको R कैप कह दूं तो यह भी चल सकता है। यहाँ पे लिख देंगे R कैप इजिकल टू वेक्टर R अपॉन मॉड R। तो इसमें आप एकदम परफेक्ट होने चाहिए किस प्रकार से हम वेक्टर दिखाएंगे। एक तरीका यह है, और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं, फिलहाल सिंप्लिसिटी के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया। वेक्टर चैप्टर को आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, एक बार एक वीडियो में वेक्टर में भी डालूंगा आगे कभी। तो अब आज बात आती है, यदि बहुत से बिंदु आवेश हो एक साथ, बहुत से बिंदु आवेशों के कारण विद्युत है, माने एक बिंदु ये है Q1, इधर Q2 है, इधर Q3 है, तो इस क्षेत्र में इन
सबका विद्युत क्षेत्र एक बनेगा। तो किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। इसमें एक आवेश को ऋण ले लेते हैं ताकि ऋण का भी हमें समझ में आ जाए। मानिए ये दूरी r1 है, दिस इज r2 एंड दिस इज r3। तो इस q1 के कारण सर्वप्रथम आप इन दोनों को एब्सेंट मानिए, ये है ही नहीं, समझिए खाली q1 है। तो q1 के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र इधर को होगा E1, और कितना होगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 बट्टे r1 का स्क्वायर। इसी प्रकार से अब हमने इनको गायब कर देते हैं, q2 को दिखाते हैं खाली। तो q2 के कारण विद्युत क्षेत्र इधर को होगा E2 इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 बट्टे r2 स्क्वायर। अब माइनस q3, देखिए नेगेटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र नेगेटिव की ओर को होता है। यानी कि आपको याद भी होगा जब हमने बल रेखाएं दिखाई थी तो माइनस q की ओर को विद्युत बल रेखाएं आती हैं। तो यहाँ माइनस q तो इधर को होगा, दिस इज E3 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q3 बट्टे r3 का स्क्वायर। अब कुल विद्युत क्षेत्र जो है P पर हमें इन तीनों को ऐड करना है, लेकिन क्योंकि ये सदिश राशियां हैं, E1 की डायरेक्शन है, E2 की डायरेक्शन है, E3 की डायरेक्शन है, तो हमें इनको वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा। जैसा हमने बल वाले केस में जोड़ा था ठीक उसी प्रकार से हमें इसको जोड़ना पड़ेगा। सीधे परिमाण नहीं जोड़ेंगे, वेक्टर कैसे जोड़े जाते हैं, या तो त्रिभुज के नियम से या समांतर चतुर्भुज के नियम से, तो उसी ढंग से आप इसको जोड़ेंगे। तो ये था कि अगर बहुत से आवेश हों तो उस केस में हम किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। अब है विद्युत द्विध्रुव। देखिए विद्युत द्विध्रुव को समझिए। जैसे हमने अभी तक जो आवेश लिए थे बिंदु आवेश अलग अलग थे, लेकिन कुछ ऐसे भी निकाय देखने को मिलेंगे आपको जहां दो विपरीत और एक जैसे आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं। जैसे माइनस q इधर और प्लस q इधर, एक दूसरे से कुछ दूरी पर, बहुत अल्प दूरी, मान लो r। तो इस प्रकार का ऐसा सिस्टम, इसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव में एक प्लस q और एक माइनस q आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर होंगे। अब बात आती है विद्युत द्विध्रुव होता कहाँ है, कहाँ पर मिलेगा ये देखने में, ठीक है। तो इसके लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारे नेचर में ये द्विध्रुव जो है उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप एटम को ले लीजिए, इस एटम में धनावेश होता है और अंदर ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सममिति रूप से गोलाकार सममिति इसमें होती है। ऋण आवेश का सेंटर भी यहीं पे होता है और धनावेश का सेंटर भी यहीं पे होता है। परंतु विशेष स्थितियों में कई बार ऐसा भी होता है परमाणु के अंदर धनावेश का सेंटर एक साइड खिसक जाता है और ऋण आवेश का सेंटर एक और खिसक जाता है। आप जानते हैं कि परमाणु का कुल आवेश 0 है, तो जितना धनावेश होगा ठीक उतना ही ऋणावेश होगा। ऐसा कब होगा, जब किसी परमाणु को विद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में खिसक जाएगा, ऋणावेश उल्टी दिशा में। क्योंकि ऋणावेश के बारे में बताया था कि ऋणावेश हमेशा विद्युत क्षेत्र की उल्टी दिशा में बल लगता है। अब ये द्विध्रुव बन जाएगा। ये तो परमाणु को हमने द्विध्रुव बनाया। कुछ नेचर में ऐसे अणु हैं जो परमानेंट द्विध्रुव की अवस्था में रहते हैं। ऐसा जल का अणु है H2O। जल के अणु में धनावेश एक तरफ को खिसका रहता है और ऋणावेश एक तरफ को खिसका रहता है। यानी कि हर जल का अणु H2O, each molecule of water is a permanent dipole। ये विद्युत द्विध्रुव होता है। यानी कि जब आप पानी पी रहे हैं तो आप द्विध्रुव खा रहे हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यही है इस द्विध्रुव की कहानी। तो द्विध्रुव में -q प्लस q के बीच की दूरी अगर हमने r ले ली
क्योंकि मैंने तुमको बताया परमाणु और अणु की बात हो रही, तो इनके बीच की दूरी बहुत अल्प होगी, इसीलिए अल्प दूरी कहा गया है। तो अगर कोई द्विध्रुव है तो द्विध्रुव होता क्या है, जब दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं तो इसको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और हर विद्युत द्विध्रुव से जुड़ी हुई एक भौतिक राशि होती है। जैसे कुछ चीजों से विद्युत द्विध्रुव क्या है, एक वस्तु है। जैसे ये ब्लैक बोर्ड क्या है, एक वस्तु है, तो इससे जुड़ी भौतिक राशि क्या है, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल। ऐसी द्विध्रुव से जुड़ी विद्युत राशि जो है उसका नाम है द्विध्रुव का विद्युत आघूर्ण। आप इस शब्द पे भी ध्यान दीजिएगा, आघूर्ण का उपयोग हम अक्सर रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति में लेते हैं, घूमता है। असल में होता भी यही है कि जब भी इस द्विध्रुव को हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये घूमने की कोशिश करता है। इसीलिए इसको इस भौतिक राशि को यहाँ पर इसको स्मॉल p से हम दिखाते हैं, और ये एक सदिश राशि है। किसी भी द्विध्रुव का विद्युत आघूर्ण जो एक सदिश राशि होता है और इसकी दिशा -q से +q हो, यानी कि मैं अगर इस द्विध्रुव को वेक्टर से दिखाऊं तो ऐसा कुछ वेक्टर मैं खींचूंगा -q से +q वेक्टर, और इसकी जो लंबाई होगी यानी कि विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ये आवेश, क्योंकि द्विध्रुव +q -q से मिलकर बना है, तो कोई एक आवेश ले लीजिए, उसका परिमाण ले लीजिए, +q और -q दोनों का परिमाण q होगा, इनटू इनके बीच की दूरी r, ये इसकी दिशा हो जाएगी, ये इसका परिमाण हो जाएगा, और दिशा इसकी, ये मैंने एक यूनिट वेक्टर यूज किया है जो -q से +q, या आप ऐसा कर सकते हैं इस r के ऊपर ये वेक्टर लगा दीजिए, ये भी एक तरीका हो सकता है। r की नाम केवल इस r की दिशा हम इधर को ले लेते हैं। तो किसी भी द्विध्रुव का आघूर्ण बराबर होता है जिन आवेशों से निर्मित है उनमें से किसी एक का परिमाण गुणा द्विध्रुव की लंबाई। अगर हम खाली इसकी परिमाण को देखें और दिशा देखनी है तो -q से +q। तो इस प्रकार कोई भी द्विध्रुव जो है उसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है, अच्छा क्योंकि q कूलाम में होता है और r मीटर में होता है, इसलिए द्विध्रुव की जो द्विध्रुव आघूर्ण है इसकी यूनिट कूलाम मीटर ऐसे लिखी जाती है, C-m। कुछ बच्चे जल्दीबाजी में cm लिख देते हैं और लगता है सेंटीमीटर, तो ध्यान रखना c को कैपिटल भी बनाना है और एक बीच में डैश लगाना है। तो इस प्रकार से आप विद्युत द्विध्रुव को जो है उसके आघूर्ण से पहचानेंगे। जिस द्विध्रुव का आघूर्ण ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग द्विध्रुव माना जाएगा, और जिसका आघूर्ण कम होगा वो द्विध्रुव कमजोर माना जाएगा। देखिए, ये अभी हमने विद्युत द्विध्रुव की बात की। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है पहले तो ये समझा, फिर द्विध्रुव के साथ कौन सी भौतिक राशि है। हर द्विध्रुव माने उसकी भौतिक राशि, वो द्विध्रुव आघूर्ण। आपके द्विध्रुव कहते ही आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। अब आप देखिए कि द्विध्रुव के कारण, अभी आपने देखा एक बिंदु आवेश था, उसके कारण विद्युत क्षेत्र निकाल रहे थे हम बिंदु P पर। r दूरी पर क्या हो रहा था, विद्युत क्षेत्र का मान आ रहा था 1/4 पाई ε0 q/r²। अब अगर इसकी जगह एक द्विध्रुव ले लूं तो इसके कारण भी यहाँ पर आसपास विद्युत क्षेत्र बनेगा। तो किस प्रकार का होगा, और सबसे पहले फैराडे के अप्रोच से इसको चित्रित करते हैं। फैराडे के अप्रोच से तो किसी द्विध्रुव का +q -q है, तो इसका द्विध्रुव देखिए विद्युत क्षेत्र कैसा बनेगा फैराडे के अनुसार। अगर आप इसको प्लॉट करना सीख चुके हैं तो इस प्रकार से होगा। धन से ऋण को विद्युत पर रेखाएं जाती हैं, घूम जाएंगी रेखाएं,
धन आवेश से बल रेखाएं बाहर को निकलती हुई दिखाएंगे। और इसी प्रकार से ऋण आवेश की ओर बल रेखाएं जाती हैं। इस प्रकार से द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र बनेगा। तो द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र का चित्रण जो है आपको समझना है, ताकि आपके दिमाग में स्पष्ट चित्र बने। अब इस वाली लाइन को देखिए, द्विध्रुव की लंबाई के जो ये समांतर ये लाइन है, इसको द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। दिस इज कॉल्ड अक्ष, द्विध्रुव की अक्ष। और ये वाली जो लाइन है इसको द्विध्रुव की निरक्ष, यानी कि इंग्लिश में इसे एक्सियल पोजीशन कहते हैं द्विध्रुव की, इसे इक्वेटोरियल, ये निरक्ष कहलाती है। अक्ष और निरक्ष, इंग्लिश में इसको इक्वेटोरियल कहते हैं, इक्वेटोरियल एक्सिस, एंड दिस इज सिंपल एक्सिस। तो आप देखिए एक्सिस में, देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर आप देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर को है। ये मैंने प्लस क्यू लिया है, ये माइनस क्यू लिया है। देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर को, विद्युत बल रेखाओं से स्पष्ट हो रहा है कि दिशा इधर को है। और यहाँ भी देखिए इधर ही को है, यहाँ भी इधर ही को है, यहाँ भी इधर को है, यहाँ भी इधर को है। और माइनस क्यू इधर है, प्लस क्यू इधर, तो पी की दिशा, वेक्टर पी की दिशा भी इधर से इधर को है, जिसे वेक्टर पी है ऑल्सो। तो इसका माने यह है कि द्विध्रुव के कारण अगर हम उसके अक्ष पर, ध्यान रखना ये जो बीच का हिस्सा है दिस इज नॉट अक्ष, यहाँ से इधर को हम अक्ष लेंगे, यहाँ से इस तरफ को भी हम अक्ष लेंगे। तो अगर हम द्विध्रुव की अक्ष देखें तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर को है, पी की ओर को ही है। यहाँ पर भी पी की ओर को ही है, और यहाँ पर भी देखिए आप पी की ओर को है। तो हम कह सकते हैं, वो इस चित्र को देख के जिसको ये फोटो याद हो जाएगी वो समझ सकता है, वो कभी गलत नहीं होगा दिशा बताने के मामले में। लेकिन निरक्ष पर देखिए, ये निरक्ष है, चाहे आप यहाँ देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर को है, अपोजिट पी इधर है, पी की डायरेक्शन ये है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा निरक्ष पर है, उल्टी है। तो आप इस ढंग से इस चित्र के माध्यम से याद कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको अगले वीडियो में भेजता हूँ। और किसी चीज़ को समझने के लिए आपको उस वीडियो को बार बार देखने की भी जरूरत पड़े तो आप देख सकते हैं। और कई बार क्या होता है, बार बार देखने से हमारा फोकस जो है वो हर पॉइंट पर जाता है। तो इसकी आप